जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कि कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण क्या है और उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। फिर मैंने आप लोगों को दूर दृष्टि दोष के बारे में समझाया कि आखिर दूर दृष्टि दोष होता क्या है, यह किस कारण से उत्पन्न होता है और इसका निवारण किस प्रकार से संभव है। फिर मैंने आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी समझाया कि स्वस्थ नेत्र कैसी होती है और जब किसी की नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है तो वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाती है, और यदि जब उसका निवारण किया जाता है किसी भी लेंस का प्रयोग करके तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये मैंने आप लोगों को कल स्पष्ट रूप से समझा दिया था। उसी क्रम में आज दो नेत्र का उत्पन्न होने वाला तीसरा दोष है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरे दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या फिर जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, या तो इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष या इसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। देखिए यह क्या होता है, जिस भी व्यक्ति की आंखों में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा उसे ना तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति ना तो पास की वस्तु देख पाता है स्पष्ट रूप से और ना ही दूर की वस्तु देख पाता है। आइए मेरे साथ इसको लिखने का प्रयास कीजिए। नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसके कारण किसी व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। नेत्र का वह दोष जिसके कारण किसी व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए यह दोष जो है अक्सर बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि यह दोष प्रायः वृद्धावस्था में, यह दोष प्रायः वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए इसके निवारण के बारे में बात करें तो जब हमने कल पढ़ा था कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है उसके चश्मे में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है उसके चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब जरा सोच करके बताइए कि जिस व्यक्ति को यह दोनों दोष उत्पन्न हो जाए, निकट भी और दूर भी, तो वह क्या करेगा, दोनों लेंस का प्रयोग करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसके निवारण के लिए, उचित फोकस दूरी के उत्तल तथा अवतल
दोनों प्रकार के युक्त, दोनों प्रकार के लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों मिला करके उत्पन्न होते हैं, उस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। और उसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों मिक्स वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग अगले दोष के बारे में बात करते हैं और वो है वर्णांधता। देखिए अगला दोष है, चौथा वाला है वर्णांधता। देखिए नाम से स्पष्ट है, वर्ण माने होता है रंग, अर्थात वह दोष जिसमें व्यक्ति रंग की पहचान नहीं कर पाता। अब आपका एक प्रश्न उठा चाहिए कि सर जी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता हो जाती है, जिसे हम लोग कलर विजन कहते हैं या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग के बीच विभेद करना मुश्किल हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। तो आइए लिखते हैं कि नेत्र का वह दोष जिसमें जिसमें कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग के मध्य भेद नहीं कर पाता उसे वर्णांधता कहते हैं। देखिए वर्णांधता एक जन्मजात बीमारी है, जन्मजात रोग है, कह सकते हैं, बीमारी नहीं, जन्मजात रोग है। यदि यह रोग आपके वंशज या आपके माता पिता में से किसी को है तो यह आपको होना संभव है। चूंकि यह जन्मजात है इसलिए इसका निवारण भी संभव नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक जन्मजात रोग है जिसका निवारण संभव नहीं है। देखिए आप लोग कभी कभार देखते होंगे कि जब भी कभी सरकारी जॉब की बात आती है तो वहाँ पर जब मेडिकल होता है बच्चों का, तो वहाँ पर जब कलर विज़न या कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, तो यदि जिस बच्चे को भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको जॉब से बाहर कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। चाहे वो पुलिस की जॉब हो, चाहे वो रेलवे की जॉब हो, और ख़ासकर रेलवे के मेडिकल में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि और किसी भी तरीके से आपको रोग है या बीमारी है जिसका इलाज संभव है तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता। यदि आपको रेलवे के एग्ज़ाम में खासकर वर्णांधता है, कलर विज़न है, तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा मेडिकल में, क्योंकि रेलवे का काम होता है सिग्नल्स। रेलवे जो है वो पूरे सिग्नल्स पर चलती है और पूरे जो सिग्नल्स होते हैं वो लाल और हरे होते हैं। जब व्यक्ति लाल और हरे के मध्य भेद नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि वो सही तरीके से रेलवे में
काम नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए खासकर रेलवे में वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को जॉब से डिस्क्वालीफाइड अर्थात बाहर कर दिया जाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। आइए अब हम लोग एक दूसरा दोष है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पांचवा दोष है उसे कहते हैं अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, इसे मान लीजिए जिस भी व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाएगा, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं और यहीं पर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दी जाएं, तो जिस भी व्यक्ति को अबिंदुकता है वह इन क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भेद नहीं कर पाएगा और वह इनको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगा एक साथ। अबिंदुकता की स्थिति होने पर व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वो भेद नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसके निवारण के लिए क्या होता है, पहले तो ये उत्पन्न क्यों होता है कि यदि जो आपका गोलक है जो वो सही तरीके से गोल ना हुआ, तो इसके निवारण के लिए हम लोग चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए लिखते हैं, नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता, एक साथ नहीं देख पाता है, अबिंदुकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अबिंदुकता कहलाता है। देखिए इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, निवारण के लिए हम लोग चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसका कारण क्या है? कार्निया का पूर्ण रूप से गोल ना होना। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अबिंदुकता भी समझ में आ गया होगा। देखिए नेत्र का जो छठवां दोष है वो होता है मोतियाबिंद। हेडिंग बनाइए, मोतियाबिंद। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की अवस्था बढ़ती है ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की नेत्र कमजोर होने लगती है, और जब मनुष्य की नेत्र कमजोर होने लगती है तो जो नेत्र का जो लेंस है इसके सामने एक अपारदर्शी झिल्ली की परत चढ़ने लगती है, और जब अपारदर्शी झिल्ली की परत चढ़ने लगती है तो इंसान सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, और नेत्र के इसी दोष को कहते हैं हम लोग मोतियाबिंद। इसका इलाज एक ही है और वो है शल्य चिकित्सा के माध्यम से, अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से उस जो परत है, वो जो झिल्ली की परत चढ़ी हुई है उसको हटवा दिया जाए, और जब उस झिल्ली की परत को हटवा दिया जाता है
तो जो नेत्र लेंस है वो फिर से उसी प्रकार से काम करने लगता है। तो आइए लिखते हैं, नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र लेंस के सामने, नेत्र लेंस पर या नेत्र लेंस पर अपारदर्शी झिल्ली की, अपारदर्शी झिल्ली की परत सी चढ़ जाती है, जिससे वस्तुएं स्पष्टतः दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। इसका निवारण क्या है? तो लिखिए, निवारण में लिखिए, इसका निवारण शल्य चिकित्सा, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, शल्य चिकित्सा या कोष्ठक में ऑपरेशन, इसका निवारण शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के माध्यम से संभव है, संभव है। ये रहे नेत्र के सभी दोष। नेत्र के सभी 6 दोषों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। मैं फिर कह रहा हूं आज आपसे कि नेत्र के जो 2 दोष हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, क्या होते हैं, उनके उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं और उनके निवारण क्या हैं। उन चित्रों के माध्यम से आप उनको याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि हर बार ऐसा कोई सत्र ऐसा नहीं जाता है कि किसी ना किसी सेट में उनको ना पूछा जाए। लगभग यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हर सेट में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रेशर देके कह रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को आप लोग अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उनके चित्र के माध्यम से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने आपको पढ़ाया यह हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।